गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी यूट्यूब चैनल में सीबीएसई क्लास 10th संचयन पाठ्यपुस्तक से पाठ तीसरा टोपी शुक्ला, कथाकार राही मासूम रज़ा। तो इनकी ये जो छोटी सी कहानी है, कथा है, ये मासूम रज़ा द्वारा लिखित उपन्यास टोपी शुक्ला में से प्रस्तुत पाठ के अंश जो है वो आज हमें पढ़ने हैं विस्तार से। इसमें टोपी शुक्ला नामक पात्र के बचपन का वर्णन किया है। पाठ का सार यहाँ पर जो पेज नंबर 9 है, 9 पर बताया गया है कि अपने वे होते हैं जिनसे अपनापन मिले, फिर भले ही वह अपने घर का, अपने जाति का, व अपने धर्म का हो या ना हो। तो ये जो टोपी शुक्ला, ये जो कहानी है राही मासूम रज़ा की, तो इस कहानी का दरअसल विस्तार से पाठ पढ़ने से पहले मैं कुछ छोटे पल में आपको सार बताना चाहती हूँ कि ये जो बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे की पढ़ाई कर रहा था तो उसकी मुलाकात इफ़न से हुई और टोपी की यह पहली दोस्ती थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हुई कि टोपी अक्सर इफ़न का घर चला जाता था। इफ़न की दादी उसे बहुत ही अच्छी लगती, वह हमेशा उसकी दादी के पास बैठकर उससे कहानी सुनता था। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन थी। उसके दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के अब्बू कलेक्टर थे। परिवार समृद्ध था। सारे परिवार में इफ़न को अपनी दादी अच्छी लगती थी। वह हमेशा नई नई कहानियाँ सुनाती थी। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी। ब्याह कर लखनऊ आई तो उसे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इफ़न के दादा मौलवी थे। घर में अनेक तरह के बंधन थे। दादी एक जमींदार की बेटी थी। भरे पूरे घर से आई थी। खूब दूध दही खाया पिया था, मगर लखनऊ आकर तो वह इन चीज़ों के लिए तरस गई। शादी ब्याह में गाने बजाने का शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मनाही थी। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी। इफ़न के अब्बू चाहती थी कि इफ़न यह गवारू बोली न बोले, मगर इफ़न था कि उसे दादी की बोली में ही मज़ा आता था। दादी की यही बोली उसके दोस्त टोपी को बड़ी अच्छी लगती थी। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया। बलभद्र नारायण शुक्ल टोपी का पूरा नाम था। उसके परिवार में भी उसकी दादी, पिता, माता और 2 भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था, हिंदू परिवार का था। टोपी ने एक दिन जब इफ़न के घर से सीखा हुआ अम्मी शब्द कहा तो घर में तूफान आ गया। उसे बहुत डांटा गया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बड़ी कड़क स्वभाव की थी। वह टोपी को कतई अच्छा नहीं लगती थी। अक्सर घर में टोपी शुक्ला पर डांट पड़ती रही। बड़े भाई मुन्नी बाबू छोटी शिकायत करके उसे पिटवाते थे तो छोटा भाई भैरव उसकी कापियाँ फाड़ डालता था। मुन्नी बाबू ने घर बताया कि टोपी कबाब खाता है। ये एक छोटी सी किस्सा है उनके घर का। इस किस्से के कारण बहुत ही बड़ा रामायण घटा था। टोपी की मम्मी ने उसे बहुत पीटा। वास्तव में मुन्नी बाबू ही बुरे थे, मगर टोपी ने कभी शिकायत नहीं की। उसका सारा गम इफ़न के साथ ही बांटता था। दोनों दोस्त अक्सर अपने सुख दुख साझा कर लिया करते थे। टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था। वो तो इफ़न की दादी को बहुत चाहता था। जब इफ़न की दादी का देहांत हुआ तो बहुत उदास हो गया। उसने इफ़न से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। उस दिन दोनों दोस्त खूब रोए। एक दिन इफ़न के पिता का तबादला हो गया। इफ़न के न जाने के बाद टोपी शुक्ला इतना अकेला हो गया कि न हमेशा उदास रहने लगा। उसका दिल कहीं भी नहीं लगने लगा। टोपी को इफ़न के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह उस सरकारी बंगले में जा पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा था।
नए कलेक्टर के तीनों लड़कों ने टोपी को घास नहीं डाला, उल्टे एक लड़के ने टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया। टोपी को पेट में 7 सुइयां लगी। घर बाहर सभी से उदास टोपी को घर की नौकरानी भली लगती थी। वो बूढ़ी नौकरानी भी उसका दर्द समझती थी, इसलिए वो अक्सर टोपी को समझाती और प्यार करने लगती। टोपी भी उसके आंचल की छाँव में अपना सब दर्द भूल जाता था। टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामों की वजह से नहीं पढ़ पाया तो दूसरे साल उसे बुखार आ गया था। तीसरे वर्ष भी जब पास हुआ तो 3rd डिवीज़न में पास हुआ। घर में सभी उसका मजाक उड़ाते रहते थे। टोपी ने 9वीं तो पास कर ली, मगर 2 वर्ष फेल होने पर तीसरे वर्ष कक्षा में बैठना टोपी के लिए बड़ा कड़वा अनुभव रहा। वह अक्सर विद्यार्थियों के मजाक का पात्र बन जाता था। अध्यापक भी अक्सर उसका उदाहरण देकर उसके दर्द में इजाफा ही करते थे। टोपी को उनकी बातों से बड़ा दर्द होता। सारे छात्र उससे उम्र में भी छोटे थे, अतः कोई उसका दोस्त भी नहीं बनता था जिससे वह अपने दिल की बात कर सकता। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय किया था कि वह चाहे उसे बुखार हो और परेशानी आए, उसे पास होना ही है। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में तो सफलता नहीं मिली, मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक न रहा। फिर भी उसने मेहनत की और 3rd डिवीज़न में पास ही हो गया। तो इस प्रकार से ये जो मैंने टोपी का सार बताया है, तो ये टोपी का सार इसी में है, परंतु थोड़ा सा विस्तार में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 32, ये देखो, राही मासूम रज़ा, टोपी शुक्ला। पेज नंबर 32। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा और इफ़न ने इसका बुरा माना। तो यहाँ पर लेखक शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इफ़न और टोपी की जो दोस्ती थी, तो उसमें इफ़न टोपी का सबसे पहला दोस्त था। यहाँ पर टोपी जो नाम है, नाम से ही हम समझते हैं कि ये हिंदू होगा, और इफ़न के नाम से हम समझते हैं कि इस्लाम धर्मीय होगा। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। तो इस प्रकार से ये जो उसका जो दोस्त है, उसके दोस्त को यानी टोपी को, टोपी ने हमेशा उसके दोस्त को इफ़न ही कहा है। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इफ़न को बुरा लगता था, परंतु फिर भी टोपी ने अगर उसे इफ़न के नाम से बुलाया, फिर भी वो उसे क्या करता था, प्रतिसाद देता था, रिस्पॉन्स देता था। इसी बोलते रहने में उसको बड़ाई थी, यानी उसे अच्छा भी लगने लगा था इफ़न को, जब टोपी उसे इफ़न कहता था। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के 2 नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो, हिंदी और उर्दू भाषा अगर देखी जाए तो दोनों एक जैसी ही लगती है, यहाँ पर लेखक ने कहा है। परंतु अगर नामों का सिलसिला अगर देखा जाए तो इफ़न और टोपी, यानी टोपी ये भी हिंदी है और इफ़न ये शब्द भी हिंदी है, परंतु अगर टोपी अगर कहा जाए तो टोपी एक हिंदू, यानी अर्थात यहाँ पर हिंदू धर्मीय ये नाम है। तो इफ़न, और यहाँ पर अगर इफ़न हम नाम पुकारते हैं तो ये एक हिंदू नाम नहीं, बल्कि कोई उर्दू भाषिक अथवा इस्लाम धर्मीय नाम हमें समझ में आता है। यानी नामों से ही पता चलता है कि किसका धर्म कौन सा है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक भाषा, हिंदवी के 2 नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो यहाँ पर पैगंबर कहते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो नामों का जो सिलसिला है, तो नामों के सिलसिले से हम एक दूसरे के धर्म को पहचान गए हैं। परंतु भगवान का देखो, यहाँ भी हमने धर्म को यानी भगवान को धर्म में बांट लिया है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि हम अगर कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण भी एक भगवान का ही अवतार है, और मोहम्मद कहते हैं तो मोहम्मद भी भगवान का ही अवतार है। परंतु कृष्ण अगर कहा जाए तो हिंदू धर्मीय नाम लगता है, और मोहम्मद अगर कहा जाए तो इस्लाम धर्मीय नाम लगता है। परंतु ये नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। लेकिन ये नाम तो हमने बांट लिए नामों को धर्म में, परंतु दोनों में क्या सिमिलरिटी थी भगवान कृष्ण और मोहम्मद पैगंबर में, कि दोनों ही दूध देने वाले गाय को चराते थे। ये मालूम था क्या हम लोगों को? हमें सिर्फ कृष्ण का मालूम था, लेकिन मोहम्मद पैगंबर का मालूम था क्या? नहीं, है ना। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। देखो यहाँ पर जिस प्रकार से कृष्ण ब्रज के थे, उसी प्रकार से मोहम्मद पैगंबर भी ब्रज से है। और इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे है बल्कि बेमानी है। और यही इन दोनों दोस्तों की दोस्ती भी बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण और मोहम्मद पैगंबर जैसी ही है। यानी कृष्ण का नाम लो तो मोहम्मद पैगंबर याद आते हैं, और मोहम्मद पैगंबर का नाम लो तो भगवान श्री कृष्ण हमें याद आते हैं। और इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी केवल अधूरे ही नहीं बल्कि इन दोनों का एक दूसरे के बिना नाम लेना यानी एक प्रकार से बेईमानी होगी। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है, यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे। और इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें इफ़न के परिवार का परिचय कर लेना और इफ़न का परिचय कर लेना बहुत ही आवश्यक है, कि वहाँ की जो हवाएं हैं, वहाँ का जो वातावरण है, जो परंपराएं हैं, वो किस प्रकार से किस ऋतु में और किस परंपरा में वो परंपरा ढल गई है। तो यहाँ पर देखो ये सेकंड पार्ट में आपको बताती हूँ कि इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूर है। बोले यहाँ पर इफ़न और टोपी का जिक्र हो रहा है, अगर मैं टोपी की कहानी आपको बता रहा हूँ, लेखक कहते तो वहाँ पर इफ़न की कहानी ज़रूर आती है, क्योंकि न मैं एक टोपी की कहानी सुना सकता हूँ, न मैं अकेले इफ़न की कहानी सुना सकता हूँ, बल्कि दोनों टोपी और इफ़न जो मैं कहानी बताने वाला हूँ, इस कहानी के यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इसीलिए जितना इफ़न की कहानी सुनना आवश्यक है, उतना ही टोपी की कहानी भी सुनना आवश्यक है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। यानी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ना लेखक कहना चाहते हैं कि ना मैं अकेले टोपी के बारे में कह पाऊँगा, ना अकेले इफ़न के बारे में, बल्कि जब मैं टोपी के बारे में अगर आपको कहूँगा तो अपने आप इफ़न का नाम आएगा, और जब मैं इफ़न के बारे में कहना चाहूँगा तो अपने आप टोपी उससे जुड़ जाएगा। यानी जैसे कि मैंने कहा कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है, यानी दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अलग अलग सी है। दोनों का जो विकास है, दोनों कैरेक्टरों का जो विकास है वो बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। दोनों अपने आप में बिल्कुल इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है, परंतु फिर भी अगर उन दोनों की दोस्ती के बारे में अगर कहा जाए तो वो इंडिविजुअल नहीं लगते बल्कि दोनों एक ही लगते हैं। इन दोनों को दो तरह के घरेलू परंपराएं मिली है। अभी दो तरह की घरेलू परंपराएं क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर टोपी हिंदू धर्मीय है और इफ़न इस्लाम धर्मीय है, और लिहाजा आपको अगर धर्म पता है तो
धर्म की परंपरा भी बिल्कुल अलग है दोनों की। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इप्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इप्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यानी यहाँ पर बार बार बताने की कोशिश की है लेखक ने कि ये कभी न टूटने वाला मजबूत रिश्ता यहाँ पर इप्फन और टोपी का बताया गया है। अभी यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखो बेटा, सबसे आखिरी में कि इप्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि जो ये इप्फन ने टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है, तो ये जो मैंने सबसे पहले ये जो हमने पैसेज पढ़ा ना, तो इसी में ये सब कुछ दिया है कि इप्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इप्फन के साथ ही हुई थी। देखो यहीं पर है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ है ना, ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये देखो इप्फन के बारे में कुछ जानना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ से ये आंसर शुरू होता है फर्स्ट का, है ना, प्रश्न पहला का। क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इप्फन के साथ हुई, दोस्ती भी ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे का दर्द समझते थे। टोपी का इप्फन के साथ इतना गहरा रिश्ता था कि इप्फन के जाने के बाद टोपी शुक्ला सदा उदास रहता था। इप्फन के घर से टोपी को जो संस्कार मिले उसे वह कभी नहीं भुला पाया। यानी यहाँ पर थोड़े से नेक्स्ट जो पैसेज है या नेक्स्ट जो पार्ट है उसके पॉइंट है, परंतु सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला पॉइंट तो हमें यहाँ पर मिल गया है। अभी देखो बेटा आगे का देखो सेकंड, ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा है तो ये पेज नंबर पूर्ण 32 हो चुका है ना। अभी आगे का जो है हमें पेज नंबर 33 नेक्स्ट क्लिप में पढ़ना है।